Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So before beginning today's daily news capsule, I from the entire team of Abid Shiksha would like to wish you a very happy Ganesh Chaturthi. May this auspicious occasion brings you wealth, wisdom and health. So let us begin with today's daily news capsule. आज की जो important news है, let us cover those. तो पहला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है विमेंस बिल इन दी वर्क अगेन. सेकेंड, एट होम इन दी वर्ल्ड. थर्ड, कर्नाटका's होयसला टेम्पल्स इन यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. फोर्थ, 1 crore ट्री प्लांटेशन इन अमृत वृक्षीय आंदोलन. एंड फिफ्थ, विश्वकर्मा योजना टू हेल्प ट्रेडिशनल आर्टिसंस, says सोनोवाल. So let us understand the news. So before understanding the news, मैं आपको फिर से ये याद दिलाना चाहती हूँ कि we are preparing students for Assam Direct Recruitment Exam. अगर आप चाहते हैं, अगर आप एस्पिरेंट है Assam Direct Recruitment Exam और आपको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको क्लैरिटी हो जाए, एंड इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट ग्रुप, तो आपको हमारे ये कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए. एकदम बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है और वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट फैकल्टी विच वी हैव, और हम आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे इस कोर्स को लाएंगे. और अगर आप ये कोड अगर यूज़ करेंगे PD100 तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा. सो अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर. यू कैन कॉन्टैक्टेड इन दिस नंबर अगर आपको इस कोर्स के बारे में और थोड़ा जानना हो. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़, वुमेन्स बिल इन दी वर्क अगेन. तो हमें पता है कि हम 2000 बहुत सालों पहले, 27-28 साल पहले, 27-28 ईयर्स अगो, ये जब राजीव गांधी, आर ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के अंदर में ये एक बिल लाया गया था कि दे वुड रिजर्व सीट फॉर whom? फॉर विमेन. औरतों के रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए दे हैव केप्ट दिस, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट रखेंगे सो दैट जो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, इन लोकसभा पर्टिकुलरली, उसमें जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो हो वो इंक्रीज हो. क्योंकि अगर हम देखें पॉपुलेशन जो है वो 50-50 है. किसके बीच में? विमेन एंड मेन के बीच में. तो अगर पॉपुलेशन जो है 50-50 है, अगर वर्कफोर्स में भी विमेन है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है? वाई? देयर कुड बी मैनी रीजन्स, बट हमें उनका जो है पॉलिटिकल, जो अगर उनका नेतृत्व करते हुए महिलाएं अगर अगर पॉलिटिकली एक्टिव होंगी महिलाएं, सो इट वुड लीड टू व्हाट? इट वुड लीड टू व्हाट? इंक्लूसिविटी होगा, औरतों में इंक्लूसिविटी होगा. प्लस साथ में जो है जो बिल्स बनेंगे, जो पॉलिसीज आएंगी वो क्या होंगी? वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज होगा. और एक जो विमेन है वो रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो वो क्या करेगा? एक ग्लास सीलिंग होता है कि विमेन इसके आगे नहीं जा सकती या ये पर्सन इसके आगे नहीं जा, तो वो ग्लास सीलिंग भी टूटेगा. सो एंड दिस वुड व्हाट? सेट अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द अपकमिंग जनरेशन. जो उनके बाद जो जनरेशन, उनके बाद की जो पीढ़ी आएगी, उनको भी तो देख के अच्छा लगा कि यस, ये हमारी ऐसी लीडर है, शी हैज़ रिप्रेजेंटेड अस इन दी लोकसभा, और उन्होंने हमारे लिए एक वॉइस रेज किया. सो ये वो जो है उनका रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसके रिगार्डिंग जो ये बिल जो है बार बार लैप्स हो गया, किन्हीं कारणों की वजह से बिल जो है बहुत बार लैप्स हो गया. बट अब शायद ये जो बिल है वापस रीइंट्रोड्यूस होगा और शायद इस बार पास होने का चांस है. नॉट इमीडिएटली इन दिस इलेक्शन, बट आफ्टर 2024 देयर इज चांस कि ये जो है बिल जो है ये पास हो जाए. सो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 108th अमेंडमेंट जो लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की बात की गई थी. कब? 2008 में ये बात किया गया था कि रिजर्व करना है कितना? 33% सीट्स इन वेयर? इन पार्लियामेंट में 33% जो सीट्स है वो किसके लिए? विमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए. तो फिर क्या है कि इसमें जो है एक कितना 15 ईयर्स के बाद ये जो है मतलब कमेंस होना बंद हो जाएगा. मतलब इसको जो है 15 ईयर्स के बाद ये जो एक्ट है, ये बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा. मतलब 15 साल के बाद, जब से, जैसे अभी अगर
2023 में अगर ये इसको लाया गया है, 2023 के 15 साल के बाद ये जो है, ये बिल जो है ये अपने आप ही लैप्स कर जाएगा। ये जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है ये अपने आप ही लैप्स कर जाएगा। सो अगर हम देखें तो अगर हम विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में अगर थोड़ा और डिटेल से समझना चाहिए तो हमें जो है गीता मुखर्जी कमेटी को हमें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि गीता मुखर्जी कमेटी ने जब 2008 में ये जो कमेटी है ये फॉर्म किया गया था। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी था अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस गीता मुखर्जी के अंडर लीडरशिप पे ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म किया गया था। उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, 7 रिकमेंडेशन दिए थे, उन्होंने 7 रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन 5 जो है उनको वो एक्सेप्ट किया गया था। बट आगे जाकर जो ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया दोनों हाउसेस से। सो ये बिल जो है एक्ट नहीं बन पाया। सो जो 5 रिकमेंडेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 रिकमेंडेशन उन्होंने क्या किया था कि 15 साल के लिए हम ये रिजर्वेशन कराएंगे, और महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है सीट्स का, वो हम 15 सालों तक कराएंगे। उसके बाद हम वो जो आरक्षण है वो अपने आप ही लैप्स हो जाएगा। और क्या है, सब रिजर्वेशन फॉर होम, फॉर एंग्लो इंडियंस जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनके लिए भी सब रिजर्वेशन किया गया है। औरतों का सब मतलब इसमें अगर रिजर्वेशन होगा तो एंग्लो इंडियंस जो विमेन है उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ सीट्स जो है वो एलोकेट कराएंगे। और क्या है कि रिजर्वेशन फॉर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन केसेस वेयर द स्टेट हैज लेस देन 3 सीट्स इन लोकसभा। जिस स्टेट का, जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो जाते हैं उनमें क्या है, जो सीट्स है लोकसभा की सीट्स जो है वो 3 से कम है, लेस देन 3 सीट्स है, उनको हम लोग वहां पे रिजर्वेशन कराएंगे। किनके लिए? महिलाओं के लिए। ओके। और क्या है कि रिजर्वेशन इन दिल्ली असेंबली, जो दिल्ली का जो असेंबली हमें पता है पौंडीचेरी और दिल्ली में जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे हम विमेन का जो रिजर्वेशन कराएंगे। और जो वर्ड है, वर्ड को चेंज कर देना है कि नॉट लेस देन 1/3। हम वो जो बिल है उसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया था? एज नियरली एज मे बी 1/3। ये आप वो मे भी देख रहे हैं, दिस लीड्स टू वर्ड कि अगर चाहे तो 1/3 करा सकते हैं, या नहीं चाहे तो भी 1/3, कोई बात नहीं, हम जितना रिजर्वेशन कराएंगे। 1/3 मतलब 33% हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं मे बी 1/3, तो क्या होता है कि क्या पता 33% की जगह बस 10% रिजर्वेशन दिया जाए। अगर ये पास हो गया, एक्ट जो है वो पास हो गया, तो क्या पता सिर्फ 10% रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अगर 10% रिजर्वेशन देंगे, ऐसे भी 14% रिप्रेजेंटेशन ही है, तो इसमें क्या खास चेंज आएगा? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने, जो कमिटी है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि वी शुड यूज द वर्ड नॉट लेस देन 1/3। मतलब 133% लेस परसेंट से तो कम होना ही नहीं चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। वी शुड रिजर्व एटलीस्ट 33% ऑफ सीट। सो दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। लेकिन ये जो है, ये जो बिल है ये क्यों लैप्स कर गया? ये बिल जो है ये क्यों लैप्स कर गया? वाई इट लैप्स्ड? क्यों इतने सालों से, ऑलमोस्ट 27 सालों से ये बिल को लाने की बात की गई है। 1999 से ही इसकी बात हो रही थी, तो क्यों लैप्स कर गया? सबसे पहला तो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी है। सेकेंडली क्या है कि जो बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो है वो दिया जाता है विमेन को। कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटेड कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, तो बहुत बार जो है सेक्सिस्ट रिमार्क्स देखा गया है। और साथ में हमें क्या, कोटा विद इन कोटा, जो कोटा विद इन कोटा का जो बात है, कोटा विद इन वेयर, कोटा विद इन कोटा का बात किया गया कि आप एक तो विमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन साथ में ही कोई एससी महिला है, एसटी महिला है, उनको भी आप उसी को रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं। सो दिस लीड्स टू व्हाट? दिस लीड्स टू कोटा विद इन कोटा रिजर्वेशन। तो इसमें क्या है कि विमेन का जो है एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्या इतना ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन या फिर इतना जो रिजर्वेशन है क्या ये देना चाहिए हमें? सो कोटा विद इन कोटा जो है इसका ये इशू बन जाता है कि वो लोग ये डिमांड करते हैं कि अगर आप महिलाएं को दे रहे हैं तो सिर्फ महिलाओं को रिजर्वेशन दें, ये ना देखें कि कौन कौन से कैटेगरी का है या कौन कौन सी कास्ट का है। कोटा विद इन कोटा जो है वो रिजर्वेशन जो है वो नहीं मतलब आप वैसा कुछ
मतलब उसके अंदर का जो पॉलिसी है उसमें ऐसा मत करिए कि हमें जो है कोटा विद इन कोटा जो है इशू है वो अराइज ना हो जाए। और लास्ट इशू क्या है, इट डाइवर्ट्स व्हाट अटेंशन। जो पार्लियामेंटेरियंस है वो क्या बोलते हैं कि इट डाइवर्ट्स अटेंशन, क्योंकि हमें उनको लगता है कि ये जो रिजर्वेशन है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, बट हमें और इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस और पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जैसे बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो हमें उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसे इश्यूज को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर हम देखें तो नेशनल एवरेज जो है देश का, नेशनल एवरेज जो है देश का वो है 8%, मतलब सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंटेशन है विमेन का इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये दिस इज़ वेरी लेस, हमें जो है एटलीस्ट इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 30 to 33% लाना ही होगा। सो व्हाट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज कि वो रिजर्वेशन का ये जो बिल है इसको पास कराए। सो जब बिल पास हो जाएगा वी वुड हैव अ ग्रेटर डिस्कशन इन दिस टॉपिक। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज एट होम इन द वर्ल्ड। सो जो आपको पता होगा कि 41st और 42nd जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट इंडिया को मिला है, हेरिटेज साइट 42nd जो है वो क्या है, शांति निकेतन। 41st जो है दैट इज शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल, और 42nd जो है वो है आपका होयसाला टेम्पल्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो अभी हम लोग शांति निकेतन के बारे में समझ लेते हैं। शांति निकेतन जो है वो मतलब अभी यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया एज दी 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 1962 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये उनके फादर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने क्या किया, एक लैंडस्केप देखा। उन्होंने बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह देखा, उनको वो जगह देखकर इतना शांति महसूस हुआ, उनको इतना एनर्जी महसूस हुआ उस जगह से कि उन्होंने वो जगह को है क्या बुलाने लग गए, वो शांति निकेतन। शांति इज पीस, दैट इज अबॉर्ड ऑफ पीस। तो उनके बाद उन्होंने वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया का नाम जो था वो था भूबादंगा एरिया था, वो एरिया का नाम, वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में था, उसको नाम चेंज करके उन्होंने शांति निकेतन कर दिया। सो फिर उन्होंने वही अगर हम लोग इस बार का यूपीएससी मेंस का टॉपिक भी देखें तो उसमें भी रविंद्रनाथ जी और महात्मा गांधी जी के बारे में एक कंपैरिजन करने आ गया था। तो यू कैड हैव रिटन दिस कि उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या किया था। सो एजुकेशन लेगेसी अगर हम लोग देखें तो उन्होंने वो जो एरिया था उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, ये शांति निकेतन जब उन्होंने बनाया जो एरिया में, उस एरिया में एक बड़ा सा सिग्निफिकेंट एक प्रोपोर्शन उन्होंने लिया और उस स्कूल उधर में उन्होंने एक स्कूल बनाया। वो स्कूल का नाम था ब्रह्मचार्य आश्रम मॉडल। एक स्कूल बनाया उन्होंने, वो इस मॉडल पे था कि वो ब्रह्मचार्य आश्रम जो है, जो हमारा पुराने एंशिएंट टाइम में जिस तरीके से आश्रम का जो सिस्टम था स्कूल का, उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे। और उस स्कूल का नाम क्या, अभी उनको क्या बोला जाता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। प्रेजेंट डे जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वहाँ पे बनाया था। कहाँ पे? शांति निकेतन पे। अगर हमें समझ आ गया कि शांति निकेतन का क्या था, बट व्हाट इज यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर किसी भी एरिया को, अगर वो कल्चरली इंपॉर्टेंट हो, नेचुरली इंपॉर्टेंट हो, या फिर वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट हो, मतलब वो वहाँ का कल्चर और वहाँ का नेचर दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हो, तो वो जो एरिया है उसको यूनेस्को क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ह्यूमैनिटी के लिए अगर वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। तो क्या है, अगर कोई इंपॉर्टेंट कल्चर वो उससे रिलेटेड हो, वहाँ का नेचर बहुत अच्छा हो, या फिर दोनों जो कल्चर और ह्यूमन जो है एक साथ अगर इंटरेक्ट करे और वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट करते हैं। तो कौन प्रिपेयर करता है उसको? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उसको प्रिपेयर करती है। ओके, सो अगर ये प्रिपेयर हो जाता है तो उनको क्या मिल जाता है? फंड्स मिल जाता है। सस्टेनेबल टूरिज्म, वहाँ पे जो है टूरिज्म इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको सस्टेनेबल टूरिज्म के थ्रू चेंज कर सकते हैं, टूरिज्म वहाँ पे करवा सकते हैं। प्रेस्टीज हो जाता है,
वहाँ का जो है अगर कोई जैसे ताजमहल जो था वहाँ पे पहले क्या था कि बहुत सारा इश्यूज होने लगा था, जो वहाँ के जो मार्बल है वगैरह वो कलर जो है येलोइश होने वाला था, बट नाउ व्हेन इट वाज एडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट, तो क्योंकि वो एक लीगल बाउंडेशन हो जाता है, क्योंकि एक कन्वेंशन साइन किया था इंडिया और यूनेस्को के बीच में, तो उस कन्वेंशन के आधार पर उन्हें जो है वो प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी इश्यूज ना हो. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन दैट साइट. तो हमें अभी शांति निकेतन और या फिर होयसाला टेम्पल्स जो है उन सबको जो है हमें उसको ध्यान रखना होगा. वी शुड टेक केयर ऑफ दैट प्लेस. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और कब ये जो शुरू हुआ था, ये इंटरनेशनल ट्रीटी कब साइन हुआ था? इन 1972. प्लीज मार्क दिस, 1972. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. सो द नेक्स्ट न्यूज इज कर्नाटका's होयसाला टेम्पल्स ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो शांति निकेतन के साथ ही जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कर्नाटका के होयसाला जो टेम्पल्स है उनको इंक्लूड कर दिया गया है. सो लेट अस सी कि क्या कैसा मतलब क्या था. तो होयसाला जो है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, जो होयसाला के जो सेक्रेड एंसेम्बल्स है उसमें 3 मंदिर जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वो है बेलूर टेम्पल इन बेलूर, हालेबिद और सोमनाथपुरा. सोमनाथपुरा और बेलूर में जो है वो चन्ना केशवा का टेम्पल्स है, चन्ना केशवा का टेम्पल्स है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो क्या किस में ऐड हो गए हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. सो अगर हम देखें, मैं आपके लिए पिक्चर लाई हूँ, थोड़ा ब्लर शायद आपको दिख रहा होगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस. दिस इज व्हाट? दिस इज द मंडपा. हमें पता है मंडप क्या है, मंडप जहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता है, मंडप. दिस इज द मंडप. और ये जो आपको ऐसा दिख रहा है स्टेयर्स टाइप में, दिस इज प्लेटफॉर्म. यहाँ से आप ऐसे परिक्रमा वगैरह कर सकते हैं. दिस इज द मेन सैंक्टम, जिसको नगरा स्टाइल में ये सैंक्टम कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे डेटी का जो मूर्ति है उसको बिठाया जाता है. दिस इज द मेन सैंक्टम. और ये मंडपा है जो क्योंकि द्रविड़ा स्टाइल में मंडप्स का जो है, गोपुरम्स और मंडप्स का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था. सो ये मंडप्स है, वहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता है. और ये नंदी श्राइन्स है. नंदी श्राइन्स मतलब एक मंदिर का जो पूरा ये जो आप मंदिर देख रहे हैं उसके साइड में एक छोटा सा पार्ट जो है वो अलग कर देते थे वो लोग. दैट इज दी नंदी श्राइन्स, नंदी श्राइन्स. सो ये जो मैप है अगर आप देखेंगे तो ये कुछ स्टार टाइप के शेप में है, स्टार टाइप के शेप में है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेलेट फॉर्म ऑफ टेम्पल फॉर्मेशन. तो ये था. तो अगर हम समझे, अगर मैं आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर दूँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, सो व्हाट जो टेम्पल फॉर्मेशन है वो टेम्पल 2 तरीके के हमें टेम्पल दिखाई देते हैं, एक नॉर्थ इंडिया में और एक साउथ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल. और यहाँ पे साउथ इंडिया में जो है वो द्रविड़ा स्टाइल और होयसाला स्टाइल्स. ठीक है. तो द्रविड़ा स्टाइल में 3 पार्ट आ जाते हैं. उसमें एक वेसारा स्टाइल, एक आपका विजयनगर स्टाइल और एक आपका आ जाता है नायका स्टाइल और होयसाला स्टाइल, जिसके बारे में अभी हम बात करें. तो आपका जो होयसाला जो स्टाइल्स है वो क्या द्रविड़ा और वेसारा स्टाइल का जो है एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है. इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द्रविड़ा एंड वेसारा स्टाइल. ये जो टॉपिक है ये आपका यूपीएससी GS 1 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर पे यूपीएससी मेंस का जो है हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है. और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाले टॉपिक्स जो मैंने लास्ट शांति निकेतन बताया और जो ये टेम्पल बता रही हूँ. तो अगर हम देखें तो होयसाला का जो कैपिटल था वो था द्वार समुद्रा. हालेबिदु में उसका कैपिटल था, जो द्वार समुद्रा है उनका कैपिटल ऑफ होयसालास. ये आपको याद रखना होगा. मेक श्योर दैट दिस इज ingrained into your mind. So और जो इनके जो फाउंडर थे वो थे होयसाला. सो साला वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. होयसाला डायनेस्टी के वो फाउंडर थे. तो उन्होंने जो कंबाइन किया, मैंने आपको जैसे बताया वेसारा और द्रविड़ स्टाइल को कंबाइन करके उन्होंने एक स्टाइल बनाया, दैट इज होयसाला स्टाइल.
और ये जो मैंने आपको बताया स्टार शेप प्लेटफॉर्म आपको दिखाया था स्टिलेट शायद, और इसमें अगर आप देखें मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एक किस टाइप का वो स्टोन यूज करते थे, बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन में, वो सोप स्टोन यूज करते थे। सोप स्टोन जो होता था, इसको कार्व करने में बहुत आसानी हो जाती थी, क्योंकि ये नाम से पता चल रहा होगा सोप स्टोन है, थोड़ा सा इजी और हो जाता था कार्वर को कार्व आउट करने के लिए। तो आप जो अगर ये वाले जो टेम्पल्स देखेंगे जो है, उसका इनर और आउटर कार्विंग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइप ऑफ कार्विंग्स है। तो ये आपको खजुराहो के जो टेम्पल्स है, वो जो नगरा स्टाइल में जो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, उसी तरीके का कुछ ना कुछ हमें इसमें दिखाई देता है, क्योंकि इनर और आउटर कार्विंग्स दोनों किसी टेम्पल्स में क्या होता था, सिर्फ आउटर कार्विंग्स होता था, किसी टेम्पल में बहुत इनर और आउटर कार्विंग्स। तो ये जो होयसला टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें हमें बहुत इनर एंड आउटर टाइप ऑफ कार्विंग्स हमें देखने को मिल जाता था। सो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज 1 crore ट्रीज प्लांटेड इन अमृत वृक्ष आंदोलन। सो कल के दिन में द गवर्नमेंट हैज प्लांटेड, ये जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, इट इज पीपल प्लस गवर्नमेंट एफोरेस्टेशन। तो हम तो आए दिन ही डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन और उसका जो इश्यूज है उसके बारे में हम आए दिन डिस्कस करते रहते हैं कि हाउ इट इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, कैसे बाढ़ आती है, कैसे हाउ ट्रीज कैन प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन, फ्रॉम फ्लडिंग। तो उसके बारे में तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि जो है वो लोग 1 crore सैपलिंग्स वो प्लांट करेंगे। तो उनका जो फॉर्मेशन है समथिंग लाइक दिस, एक मोज़ेक शेप में वो प्लांटेशन करेंगे। सो दैट इज द न्यूज। और उन्होंने ऐसे मोज़ेक शेप में भी और अलग अलग टाइप में, जैसे आसाम का जो मैप है वो उन्होंने डिगबॉय में एक जगह पे उन्होंने प्लांटेशन ऐसे करके उन्होंने किया। सो ऑल इन ऑल द टारगेट इज टू प्लांट 1 crore सैम्पलिंग्स, वहाँ 1 करोड़ जो है वो सैम्पलिंग्स लगाएंगे। और वो जो है जो खाली बैरन लैंड है वगैरह, बैरन जो खाली पड़ा हुआ लैंड है वहाँ पे वो लगा रहे, किसी रिजर्व्स जो फॉरेस्ट रिजर्व्स है उनके जो आसपास के एरियाज है वहाँ पे वो लगा रहे हैं, जो नेशनल पार्क है वहाँ पे वो लोग लगा रहे हैं। एंड ऑल दी एरियाज, मतलब शहर हो, गांव हो, कोई भी कस्बा हो, एवरीवेयर दे आर ट्राइंग टू प्लांट दी सैम्पलिंग्स। और ये इसका जो है अभी हम प्लांट जो है उसको उगा रहे हैं, लेकिन 7-8 साल के बाद, 7 से लेकर 10 साल के बाद उसको हमें जो ये रिटर्न है, प्लांट जो हमें रिटर्न करेगी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा। सो ये जो है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जो है कभी शॉर्ट टर्म, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, बट ये जो अगर हम इसको इकोनॉमी के टर्म में देखें तो अगर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इन दी नेचर। इफ वी विल गिव टू नेचर विल ऑब्वियसली गिव अस इन रिटर्न, वो हमेशा ही वो हमें रिटर्न करती है। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव कि अगर हम 1 करोड़ प्लांट्स लगाएंगे सो हमें कितने मात्रा में आप समझिए ऑक्सीजन मिलेगा, कितना जो है सॉइल इरोशन कम होगा, है ना, कितना हमें ठंडी हवा देंगे वो लोग। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय असम गवर्नमेंट। सो लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज विश्वकर्मा योजना टू हेल्प ट्रेडिशनल आर्टिसंस, सेड सर्बानंद सोनोवाल। So Union Minister Sarbananda Sonowal has said that this would lead to what? This would lead to empowerment of the countries, the workers, the craftsmen, जो craftsmen है उनका जो है वो empowerment करेगा। By whom? PM विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना ने कितना 13,000 करोड़ जो है वो उसका आउटले है, इतना उन्होंने गवर्नमेंट ने आउटले किया है 13,000 करोड़। और इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड हो सकते हैं, अब यहाँ में मैंने आपको नाम प्रोवाइड कर दिया है, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, हैमर, टूल किट मेकर, आर्मरर वगैरह वगैरह, एवरीबडी। तो क्या है इसका जो मेन एम है, क्या है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज है उसमें क्या बोलते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा। आप अगर ये वाले जो जॉब्स देखें, अगर आप ये क्राफ्टमैन का जो जॉब देखें वो क्या है, ये आप कहीं पे भी मतलब अगर आपका एक गुरु हो तो शिष्य भी ऑटोमेटिकली उस गुरु से सीख जाएंगे। सो पीएम अगर जो है लीनिएज
आप अपने शिष्य को सिखाएंगे, उसके शिष्य उसके शिष्य को सिखाएंगे। सो ये क्या एक परंपरा है, ये परंपरा को वो वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो ये जो वर्कर्स हैं, हमारे जो क्राफ्टमैन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे बीच में। बहुत सारे लोगों ने अपना जो जॉब से वो भी कोविड की वजह से उनको और ज़्यादा लॉसेस हुए, है ना। सो ये जो लोग क्राफ्टमैन हैं वो दूसरे तरीके से दूसरे कुछ और जो है वर्क ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो अगर उनको वर्क नहीं मिलता तो उनको क्या हो जाता है, वो लेबरर बन जाते हैं या फिर फार्मर्स बन जाते हैं। तो ये क्या है, एडिशनल जो है वो एक इशू बढ़ जाता है कि लोगों के पास, या तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू बढ़ जाता है। सो ये जो है इस लीनियज को, गुरु शिष्य परंपरा को जो वापस लाने को, टू गेट बैक टू आवर रूट्स, तो उन्होंने ये क्या किया है कि एक योजना है उनको निकाला है, द आउटलेज 13,000 करोड़। और इसमें क्या है कि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको कैश बेनिफिट भी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और उनको टेक्निक्स भी सिखाया जाएगा। उनको जो डिजिटल माध्यम के यूज़ करके, डिजिटल इंडिया के यूज़ करके, दे वुड गेट टू नो व्हाट वी कैन डू। वो जो है उसको, उनके पास जो नए नए टेक्निक्स है उनका भी एक्सेसिबिलिटी वो कराएंगे। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अगर आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानना है तो हमारा एक टॉपिक है ट्रेंडिंग न्यूज़ इन एनालिसिस, उस प्लेलिस्ट में आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। हमने इसको, ये टॉपिक को वहाँ पर हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है। सो दिस इज ब्रिंग अस टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। टू गेट सच डिस्कशन प्लीज ज्वाइन दी यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन दी टेलीग्राम लिंक बिलो, एंड इफ you want to crack the ADRE exam, so please use that code and I will see you in the next video. Till then, take care. Thank you.